મહાસાપુરા ન્યૂઝ ન્યૂઝ લાઈવમાં આપનું સ્વાગત છે। વિધાનસભા 2022 હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે, ત્યારે અત્યાર સુધી ગુજરાતમાં ભારતીય जनता पार्टी અને કોંગ્રેસ આ બંને બેઠક ઉપર ખાસ કરીને ચૂંટણી યોજાતી હતી। भूतकाल में मैं आपको बता दूं, पास्ट में थोड़ा हिंदी में सर, क्योंकि यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस चलते हैं, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था जब खेडूत आंदोलन हुआ तब जनता दल ने यहाँ पूरा सफाया दोनों पक्ष का कर दिया था। तो मित्रों, भूतकाल में जनता दले गुजरात में जे छे पोतानुं वर्चस्व जमाव्युं हतुं। आ वखते एवुं ज चित्रण खास करीने गुजरात में जोवा मळी रह्युं छे। अत्यार सुधी भाजप अने कांग्रेस एम मानती हो कि त्रिपाखीओ जंग गुजरात में न चाले, एनो छेद आम आदमी पार्टीए उडाड्यो छे। सूरत में स्थानिक स्वराज्यनी चूंटणी में खास करीने खूब सारूं परफॉर्मन्स कर्युं छे अने दिल्ही वाया पंजाब गुजरात में एंटर थयेली आम आदमी पार्टी अत्यारे सौथी पहला पोताना केन्डिडेट एटले के उम्मीदवारने जे छे घोषित कर्या छे। भारतीय जनता पार्टी अत्यारे पण मथामणमां छे कि कोने टिकिट आपवी। कांग्रेस में पण मोटुं लिस्ट छे, एटले एनी वच्चे आम आदमी पार्टी में अत्यारे उम्मीदवारो जाहेर थई गया छे। त्यारे पंजाबना एमएलए अहींया खास करीने कच्छ में पधार्या छे, त्यारे एमनी साथे हिंदी में वात करशुं कि कई रीते एवो चित्रण जोवे छे अने आजे लोको ज्यारे आम आदमी पार्टी में जोड़ाया छे तो खास करीने एमना प्रतिभाव शुं छे। पंजाबना एमएलए छे, एमनो परिचय एमना शब्द में। सर, आप कहाँ से और थोड़ा आपका परिचय दीजिए। मैं वीरेंद्र गोयल एमएलए हूँ पंजाब से। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है लहरा गागा, डिस्ट्रिक्ट संगरूर। जी, पंजाब दिल्ली दोनों में आपने कांग्रेस को पछाड़ के सरकार बनाई। पंजाब में आप पर लोगों ने क्यों भरोसा किया? देखो, भरोसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केजरीवाल जी पूरे देश में एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने आज तक जो कहा वो करके दिखाया है। देश के लोग इन नेताओं की बातों से तंग आ चुके हैं। चुनाव के समय बड़े वादे किए जाते हैं, बहुत झूठ बोला जाता है, लेकिन एक्चुअली में वो वादे पूरे नहीं होते। तो केजरीवाल जी ने आज तक जो कहा है वो किया है। दिल्ली में सरकार बनी, सरकार चली और उसके बाद चुनाव हुए तो आप सब जानते हैं कि जब चुनाव हुए तो केजरीवाल जी वोट मांगने के लिए गए। उन्होंने लोगों को वोट की अपील नहीं की, उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि अगर तो मैंने काम किए हैं तो मुझे वोट दे दो, अगर मैंने काम नहीं किए तो मुझे वोट मत देना। और 70 में से 63 सीटें लोगों ने फिर दे दी। ऐसा ही पंजाब में हुआ। आज तक पंजाब की हिस्ट्री में 92 सीट किसी पार्टी को नहीं मिली। रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। रिकॉर्ड है। 117 सीटें में से 92 सीट्स आज तक जो जनता दल की भी बात कर रहे हो आप, कहीं भी कभी नहीं मिली। वो इसलिए मिली हैं क्योंकि केजरीवाल जी की गारंटी दी हुई थी और हम उन गारंटियों को पंजाब में सरकार बनी सब पूरा कर रहे हैं। अब 2 महीने में 600 यूनिट बिजली हमने फ्री का वायदा किया था, 0 बिल आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हम कहते हैं वो करते हैं और इसे सिंप्लिसिटी करते हैं, सिंपल तरीके से। अब हम 600 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, कहीं किसी को ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं किसी को फार्म भरने की ज़रूरत नहीं, कहीं किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं मैं एससी हूँ, बीसी हूँ, गरीब हूँ, अमीर हूँ, कुछ नहीं है। अगर 600 यूनिट से बिल कम है, कंज्यूम कम किया है, कोई बिल नहीं आएगा। 76 लाख कंज्यूमर हैं, 76 लाख में से 48 लाख लोगों को बिजली का बिल 0 आ रहा है। और हमारे घाटा हो रहा है कि मुनाफा हो रहा है गवर्नमेंट? सवाल सरकार को घाटे और मुनाफे का नहीं होता है। सरकार चीज़ क्या है? सरकार तो लोगों के दिए हुए पैसे से चलती है ना, लोगों का दिया हुआ टैक्स है सरकार के पास। अगर पैसा तो गुजरात में जो बात चल रही है कि ऐसे मुफ्त में नहीं चलेगा, लेकिन आपने वो करके दिखाया, तो वो लोगों को मिसगाइड हो रहे हैं कि या फिर आप अपनी बात जो यहाँ तक पहुँचा नहीं रहे हैं लोगों को? क्योंकि लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मुफ्त में कैसे चलेगी सरकार, तो घाटे में जाएगी। पंजाब और दिल्ली में जा रही है। देखो, घाटा, मैं फिर वही बात कहता हूँ, घाटा नफ़ा सरकार के लिए कोई चीज़ नहीं होता। जो पैसा टैक्स के रूप में आता है हम उसे रिटर्न कर रहे हैं लोगों को, हम अपनी जेब से कौन दे रहा है? यहाँ जो लोग बहुत इस दफ़ा पूरे, जिन्हें कहना चाहिए हर तरह से देख रहे हैं, पंजाब के लोगों को 0 बिल यहाँ भी पहुँच गए हैं। लोग पूछ रहे हैं, वहाँ पर लोग विश्वास कर रहे हैं। मैंने आपको एक हैरानी की बात बता रहा हूँ, जैसे हमने पंजाब में 300 यूनिट बिजली का कहा कि 600 यूनिट 2 महीने में, उसके बाद बीजेपी वालों का इलेक्शन मैनिफेस्टो चला गया तो ये कह रही हम 500 यूनिट दे देंगे। लोगों ने इनके ऊपर विश्वास नहीं किया। तो स्कूटी भी देने की बात कर रहे हैं। वही ना, ऐसा कुछ तो पंजाब में मुफ्त की रेवड़ी के आपके ऊपर आक्षेप हो रहे हैं, क्योंकि अभी तो भाजपा और कांग्रेस भी मुफ्त की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी मुफ्त की रेवड़ी उसको क्यों परेशान कर रही है? हम मुफ्त की बात कुछ नहीं कर रहे, हम तो ज़रूरत की बात कर रहे हैं। अब गुजरात में मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुफ्त की रेवड़ी की बात कर रहे हैं। पहले तो रेवड़ी बांटना किसी का अधिकार एक का तो है नहीं, ये बांट दें। अगर इनके पास कुछ है, 27 साल में नहीं बांटा इन्होंने।
जो लोग कुछ मुफ्त की बात ये कर रहे हैं कि नहीं चाहिए, मैं आपको एक इंस्टांस बताना चाहता हूँ। मैं किसी गांव में चला गया गुजरात में, तो वहाँ लोग पौधे लगा रहे थे। तो हमने गाड़ी रोकी, उन्हें कहा भाई हम 300 यूनिट बिजली माफ़ करेंगे। तो उन्होंने कहा जी हमें क्या फ़ायदा होगा। मैंने भाई 300 यूनिट बिजली दे रहे हैं तो इसका फ़ायदा तो होगा ही। कहता साहब हमारे तो लाइट ही नहीं है। मैंने लाइट क्यों नहीं है। कहता मैं 2 साल पहले बिजली घर गया था तो 5,000 रुपया सिक्योरिटी मांगी गई थी। ना मेरे पास उस समय 5,000 था, ना मेरे पास आज है और ना कल होगा। मेरे 3 बच्चे हैं, 200-250 रुपया महीना डेली में लेता हूँ। अपने बच्चों का खाना ही मुश्किल से चलता है, कनेक्शन नहीं है। मकान था, मकान है, लेकिन वो मैं ऐसे तो ऐसी बात सुनाई जा रही है कि 2022 में गवर्नमेंट ने ऐसा भी वीडियो जाहिर किया था कि 2022 में सबको पक्के मकान मिलेंगे, और वो कांग्रेस वाले मकान नहीं, छत वाले मकान, उसमें गैस भी होगा, सब सुविधा होगी। तो क्या सर्वे हुआ आपके, सबके पास मकान? मैं वो घर दिखा सकता हूँ, मैं वहाँ जा सकता हूँ, वहाँ कोई लाइट नहीं है वहाँ पर। और उस आदमी को फिर मैंने ये कहा, हमने पंजाब में ऐसा भी किया है कि जो यूनिट जो बिजली का बिल नहीं दे पा सकते थे हमने सब माफ़ कर दिए, उनका आगे बराबर कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी एक नीति को लेके चली है। एक ऐसा नहीं है कि हमें राज करना है, हमें सत्ता संभालनी है, हमें लोगों की सेवा करनी है। अब मैंने यहाँ घूम के देखा है, कोई एमएलए 5 साल तक जाता ही नहीं कॉन्स्टिट्यूंसी में। और हमारा केजरीवाल जी का क्या इंस्ट्रक्शन है कि सभी एमएलए लोगों के बीच रहेंगे, लोगों के बीच बैठ के लोगों के काम करेंगे। अब वहाँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठते हैं। हमारा मतलब जो है सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की सेवा करना है, भ्रष्टाचार मुक्त करना है। पहले भी काम तो वही होते थे, हमारे उनमें फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि पहले ये जो पैसा हम बचाते हैं ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। हमने भ्रष्टाचार ख़त्म कर दिया है, पैसा ज़्यादा होगा तो हम रिटर्न कर रहे हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम बात एक ही है दोनों की, लेकिन हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। दिल्ली में दे रहे हैं, पंजाब में दे रहे हैं, बिजली की सुविधा दे रहे हैं, औरत का सम्मान दे रहे हैं, और मुफ्त एजुकेशन और मुफ्त मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 से बंद थी, पूरे देश में एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ओल्ड पेंशन स्कीम हमने पंजाब में लागू कर दी है। वो एक बुजुर्ग का सम्मान था। अब कोई 58 साल तक नौकरी करता है तो उसके बाद घर चला जाता है, जब उसे कुछ मिलता नहीं, कोई पेंशन नहीं मिलती, उसका मान सम्मान नहीं रहता। तो हम मान सम्मान की बात कर रहे हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, फिर बाद में मैं राजेश भाई के पास आता हूँ। गुजरात में इलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन विकास की बात होती है, फिर बाद में कुछ ना कुछ डाइवर्ट होता है, समान सिविल कोड की बात आ जाती है। आज अखबार में ऐसा भी है कि सूरत में कुछ इंटरनेशनल जो आतंकवादी के हमले की भीति भी दिखाई जा रही है। आपके साथ अभी मुस्लिम जुड़े हैं तो मुस्लिम का इश्यू भी इलेक्शन के टाइम आ जाता है। इलेक्शन गुजरात का किस बेस पे जाएगा, ये आप थोड़ा, आपको कुछ एनालिसिस आपने किया होता तो बताइए। देखो, ये लोग सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो नहीं। ये मुद्दे आज क्यों उठ रहे हैं, पहले क्यों नहीं थे, चुनाव के समय क्यों आ रहे हैं। लेकिन ये सब मुद्दे उठाने की कोशिश करेंगे जब लोगों ने चेंज का मन बना लिया, लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया, लोगों ने ये सोच लिया कि हमारे बच्चे अच्छे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। एक ही स्कूल में बैठ के, एक ही बेंच में बड़े आदमी, गरीब का बच्चा बैठे, अमीर का बच्चा बैठे, हॉस्पिटल में जाए, इलाज शुरू हो जाए। लोग जो सहूलतें चाहते हैं, लोग एक परिवर्तन चाहते हैं। अब लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। ये कुछ भी करते रहें, ये करेंगे सब कुछ, लेकिन लोग इसे नकार देंगे। बड़े प्रचंड बहुमत से गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। મિત્રો, આ હતા પંજાબના એમએલએ અને ખૂબ બહોળો અનુભવ એમની પાસે છે. એમની એક વાતમાં ખાસ કરીને ગંભીરતા દેખાય છે, એક અનુભવ દેખાય છે. ત્યારે એક જ ઇન્ટરવ્યૂ લઈને હું વિરામ આપીશ. રાજેશભાઈ, ખાસ કરીને પંજાબના ધારાસભ્ય અહીં આવ્યા છે અને તમને જે એક મનોબળ તમારું મજબૂત, આજે કેટલા લોકો જોડાયા અને કેટલો ઉત્સાહ છે? ઉત્સાહમાં તો સાહેબ આપ પોતે જોઈ શકો. પરિચય આપજો તમારું, ખાસ કરીને. મારું નામ રાજેશ પિંડરા છે, ભુજ વિધાનસભા 3 ઉમેદવાર છું. ઉત્સાહની જો આપણે વાત કરીએ તો ઉત્સાહ તો અત્યારે પબ્લિકમાં બહુ જ છે. અને હું તમને લગભગ ઇન્ટરવ્યૂમાં એ જ કહેતો આવ્યો છું કે ભાઈ, ભારતીય જનતા પાર્ટી હોય કે કોંગ્રેસ હોય, વિકાસના નામે મત માંગીને જોવે તો હું એમ કહું કે ના, એ મત માંગ્યા. આજે તમે જોવો છો તે ધર્મના નામે મત માંગે છે. આજે હું અહીંયાથી તમને ચેલેન્જ મારું છું કે ભુજના ધારાસભ્ય વિધાનસભામાં મારી સાથે ચાલે અને ભુજની અંદર એક સારામાં સારું શૌચાલય બતાવ્યું ને તો પણ હું એનો કાયમ ગુલામ બનવા માટે તૈયાર છું. અને આમ આદમી પાર્ટી આજે પણ મૂકવા તૈયાર છું. આ લોકો જો એક સામાન્ય સુવિધા, જે શૌચાલય જેવી સુવિધા છે, એ જો લોકો નથી આપી શકતા ભુજ સિટીની અંદર, તો આ લોકો શું વિકાસની વાતો કરે છે.
ખરેખર હું તો એમ કહું છું કે આ લોકોને અત્યારે હમીરસરમાં પણ પાણી છે, ડૂબી મરવું જોઈએ આ લોકોને. વિકાસના નામે ખાલી તાયફા કર્યા છે અને પબ્લિકના પૈસા બરબાદ કર્યા છે. આટલા સુવિધા જો પબ્લિક પાછળ પૈસા વાપર્યા જ ને તો આજે મારા ભુજની હાલત આ હોત ને આજે મારા કચ્છની હાલત આ હોત. તમે ક્યાં પણ જાઓ ત્યાં રસ્તામાં ખાડા છે, જ્યાં જાઓ ત્યાં ભ્રષ્ટાચાર તો કંઈ વાત નથી. તમે ગમે એ અધિકારી સરકારી ઓફિસમાં જાઓ તો ત્યાં લાંચ સિવાય કંઈ વાત નથી થતી. એટલે સામાન્ય માણસ આજે પીલાઈ રહ્યો છે અને નેતાઓ છે એને કંઈ ફરક નથી પડતો. આજનો હું તમને મારો વિચાર કહું છું ને વારાઘડી આ જ એક વસ્તુ કહું છું કે ભાઈ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ મસ્ત છે અને પ્રજા આજે પણ ત્રસ્ત છે. ને આજે એની તમે ગમે સ્કૂલની અંદર જાઓ સરકારીમાં તો ત્યાં કને ભણતર નથી, એજ્યુકેશન નથી, સરકારી એક દવાખાનું નથી. જમલભાઈ આપણે ખરેખર એક દુઃખની વાત છે ને મને ખરેખર મારું હૃદય પીગળી જાય છે કે આટલા વર્ષોના શાસનની અંદર એક સારી હોસ્પિટલ આ લોકો નથી બનાવી શક્યા. અને વાત કરે છે તો કે વિકાસની, શેનો વિકાસ થયો છે મને બતાવો. હું તમારી સાથે ચાલવા તૈયાર છું વિકાસ બતાવવા માટે. મારું નામ વસંતભાઈ ખેતાણી છે. હું અબડાસા મતદાર વિસ્તારમાંથી આવું છું. અમે કેજરીવાલ સાહેબની પદ્ધતિ કામ કરવાની થિયરીથી પહેરાઈને અમે આજે અબડાસાના કાર્યકર્તા, અન્ય પક્ષના પણ કાર્યકર્તા આજે આમ આદમી જોડાઈએ છીએ ને અબડાસામાં તન મન અને ધનથી પબ્લિકની સેવા કરશું ને આજે અમે બોડી સંખ્યામાં આમ આદમી પાર્ટી જોઈન્ટ કરીએ છીએ. કેટલા જણા સાથે જોઈન્ટ થયા? અમે 50 જણા અબડાસા તાલુકાના છીએ, વિવિધ સમાજના છીએ, અલગ અલગ સમાજના બધા જોડાણા છીએ. શું કારણ છે જોડાવાનું? બસ કેજરીવાલની અને ઈસુદાન ગઢવી સાહેબની કાર્યપદ્ધ શૈલીથી પહેરાઈને અમે લોકો આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાઈ છીએ. આ પહેલા કયા પક્ષ સાથે જોડાયેલા? હું પહેલાં કોંગ્રેસ પક્ષ સાથે જોડાયેલો હતો. મારું ફેમિલી 25 વર્ષથી કોંગ્રેસ પક્ષમાં જોડાયેલું હતું અને આજે હું આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાઉં છું. અબડાસા સીટ આવે છે તમારી? હા જી, કોરડા જળદર મારું ગામ છે, અબડાસા સીટ આવે છે. એ વિધાનસભાની તાસીર ઘણીવાર કોંગ્રેસ તરફી હોય છે, તો આ વખતે આમ આદમી પાર્ટી જોડાશે તો આમ આદમી પાર્ટી તરફ કેટલો જોક આવશે મતદારો? મને વિશ્વાસ છે કે આમ આદમી પાર્ટી ત્યાંથી વિજય બનશે. તો મને પૂરો વિશ્વાસ છે આમ આદમી પાર્ટી અબડાસામાંથી વિજય બનશે. કોઈને પણ ટિકિટ મળે અમે તન મન અને ધનથી એને જીતાડશું. પક્ષ ગમે એને ટિકિટ આપે, કોઈને પણ ટિકિટ આપે, અમે તન મનથી મતલબ લાગી ચડશું. ને ટિકિટમાં ખાસ કરીને રાગ દ્વેષ અન્ય પક્ષમાં થાય છે એવું આમ આદમી પાર્ટીમાં નહીં થાય. લોકો બધા જોડાઈને તમે લાગી જશો. બધી જ સમાજ કાસ્ટને જોડીને સાથે ચાલશું, સાથે રહીને વિજય બનાવશું આમ આદમી પાર્ટીને. મિત્રો, આ બે મહત્ત્વના મુદ્દા છે, ફરી પાછ ક્યારેક ચર્ચા કરશું. એજ્યુકેશન અને આરોગ્ય આ બે સેવાનું સાધન હતું. અને અંતિમ પ્રશ્ન લઈ હું આ इंटरव्यू ने पूरा करूँ सर, मेरे को ये बताइए कि एजुकेशन और आरोग्य ये दोनों प्राथमिक सुविधा है, ये सब स्लम विस्तार से गरीब लोग जो आ रहे हैं, आरोग्य महंगा हो गया है और एजुकेशन भी महंगा हो गया है, और एजुकेशन और आरोग्य हॉस्पिटल जो है वो बड़े बड़े नेताओं की है. तो आम आदमी पार्टी अगर आती है तो आरोग्य और एजुकेशन के लिए क्या करेंगे? एजुकेशन के लिए ऐसे स्कूल बना दिए जाएंगे जिस स्कूल में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हर सुविधाएं होंगी. किसी अमीर का बच्चा भी वहीं बैठेगा, गरीब का बच्चा वहाँ बैठेगा, एक ही ड्रेस पहनेंगे. और आप दिल्ली में, मैं जो आपको बता रहा हूँ, दिल्ली में प्राइवेट स्कूल में से हटके बहुत बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल हो गए. अच्छा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें 10वीं तक पढ़ाना है, 12वीं तक पढ़ाना है. बच्चा डॉक्टर बने, बच्चा इंजीनियर बने, बच्चा कहाँ तक पढ़ाई कर ले, ये मुफ्त एजुकेशन और मुफ्त मेडिकल फैसिलिटी, दैट इज़ दी राइट ऑफ एवरी सिटीजन. ये बुनियादी सहूलतें हैं. सरकार किस लिए है? ये दो बातें अगर सरकार नहीं दे सकती तो मैं कहता हूँ उसे सरकार कहलाने का ही हक नहीं. सर, मैं कल अंजार था, वहाँ पर भी एक प्रसूता जो डिलीवरी के लिए लेडीज़ गई, 65,000 बिल हुआ. पैसा न देने के कारण उसको वहाँ से छुट्टी पे नहीं मिली और कहाँ तहाँ जाके मीडिया के पास वो बात पहुँची और फिर उसमें से कुछ कम हुआ. ऐसी स्थिति में सर कहीं लाश भी, अगर आदमी मर जाए तो लाश भी वो डॉक्टर नहीं मिलते, तो क्या करेंगे? कितना दुख हो रहा है और आरोग्य के लिए क्या करने वाले हैं गुजरात? तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दिल्ली में पूछ के देख लो, कहीं पूछ के देख लो. अगर आपके समय में, तो 1 मिनट में और बात बता देता हूँ. जब मेरा चुनाव था तो मैं चुनाव में किसी गांव में बोल रहा था, ये आरोग्य की बात कर रहा था, तो एक आदमी मेरे पास आया तो उन्होंने कहा जी मैं अपनी बात बता दूं. मैंने बता दे भाई. ये कहता सामने मेरा मकान है. कहता अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ना होती तो यहाँ झोंपड़ी होती. मैंने भी इस बात से मतलब क्या है? कहना ये मेरा बेटा है, इसे ऐसी बीमारी हो गई थी जिसे 15 लाख का इलाज होना था. मैंने कहीं से सिस्टम लड़ाया, अपनी रिश्तेदारी के माध्यम से कहीं से भी
दिल्ली में एक नया पैसा नहीं लगा, मेरा इलाज हो गया। अगर इलाज पे पैसे लगते तो मैं ये मकान बेचता और वहाँ झोंपड़ी बनती। तो दिल्ली में सब कुछ करा है। 100 मोहल्ला क्लिनिक सरदार भगवान सिंह मान की अगुवाई में हमने पंजाब में बना दिए हैं। टोटली इलाज फ्री है, दवाई फ्री है, सारे टेस्ट फ्री हैं। और दोनों बातें, पहले औरत का सम्मान और बिजली, 4 बातों की बात की है। यहाँ गुजरात में हमने किया 3,000 रुपये पर मंथ, 10 लाख नौकरियाँ देंगे। नहीं दे सके 3,000 रुपये पर मंथ, बेरोजगारी भत्ता देंगे। अगर ये सब कुछ ना कर सके तो आइंदा चोन लड़ने के लिए लोगों के बीच नहीं जाएंगे। ये सब बातें पूरी करके लोगों के बीच चोन लड़ने की जाएंगे। મિત્રો આ એક ખૂબ એક મોટો વાયદો છે અને આ જે છે એ ખૂબ આધાર પુરાવા સાથે, કારણ કે પંજાબ અને દિલ્હીનો જે છે એ ઉદાહરણ આપીને અને આ એમએલએ સાહેબે વાત કરી છે। ફરી પાછા નવા મુદ્દા સાથે, કારણ કે રાજેશભાઈને મળવાનું થશે, પણ આ ખાસ જે છે પંજાબથી આવ્યા છે ધારાસભ્ય સાથે ચર્ચા કરી। ખૂબ ઉત્સાહ છે, પણ સમય બતાવશે। પણ એક વસ્તુ ચોક્કસ કહું છું, દરેક વ્યક્તિ મતદાન કરે અને જે પહેલી વખત મતદાન કરવાના છે દીકરા દીકરીઓ જે 18 વર્ષના છે, તેઓ તમામ લોકો મતદાન કરી અને આ ચૂંટણીનું પર્વ, લોકશાહીનું પર્વ ઉજવે। કરણ વાઘેલા સાથે જયમલસિંહ જાડેજા, મા ન્યૂઝ, ભુજ, કચ્છ, ગુજરાત।